जय हिंद, जय भारत। आज हम कक्षा 6 का जियोग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, हम आपको चैप्टर रीड करते हुए साथ में हम उसके लघु रूप में समझाने की कोशिश करेंगे और फिर एंड में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और जो नीचे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के दिए हुए हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो जैसा कि टाइटल में लिखा होता है कि पीडीएफ मतलब कि पीडीएफ आपको रीड करवाए जाएंगे, सारे लघु रूप में समझाए जाएंगे और फिर हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे जो चैप्टर के दिए हुए हैं और नोट्स भी देंगे जो कि हम अंत में आपको हर चैप्टर के देते ही हैं। तो इसी क्रम में आज के चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर से आपको जो पृथ्वी के अलग अलग समय निर्धारक हैं वो आपको पता चलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़ें और हर लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये साइंटिफिक होता है, जियोग्राफी ज़्यादातर साइंस की तरह है, रट्टाफिकेसी नहीं है इसमें, इसको समझने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हिस्ट्री में फैक्ट वगैरह होते हैं तो उससे थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ता है उसका, लेकिन जियोग्राफी ऐसा है कि आप इसे ध्यान से रीड कर लोगे तो इसलिए साइंटिफिक है, आपको ज़्यादा रट्टाफिकेशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है जैसे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। जो आपके सामने भी एक ग्लोब दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब बड़े जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, जैसा कि ये ऊपर दिखाया गया है। अभी तक ग्लोब पर ही बात हो रही है कि ग्लोब क्या चीज़ है, लघु ग्लोब जो है वह क्या चीज़ है। तो आपसे ग्लोब की परिभाषा जैसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, ये आपको आगे बताया गया है। आगे, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। अब पृथ्वी पर आपको किसी देश के किसी विशेष क्षेत्र के बारे में बताना है ग्लोब को लेकर, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसके लिए कुछ हमें आवश्यक रेखाएं की आवश्यकता होती है और उन्हीं रेखाओं पर जो है चैप्टर है। उन रेखाओं का नाम है अक्षांश और देशांतर, उसी पर पूरा चैप्टर बनाया गया है। इसे पढ़ते हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू जहाँ गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। यानी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, जैसा कि आपको पता है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह प्राकृतिक रूप से अपने आप ही खड़ी हुई है। ये तो हम पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुकाकर उसे घुमाकर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाकर देखने के लिए हम उसमें एक सुई का विच्छेद करते हैं
लेकिन वास्तविक में कोई पृथ्वी में कोई ऐसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में कोई सुई नहीं है, मुझे काल्पनिक है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जैसा ये इसके बारे किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सुई है ना, ये जो इसमें ये देखो, जो पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। अब ये सुई जो पृथ्वी के बीच में से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे अक्ष कहा गया। इस सुई को क्या कहा गया है, अक्ष कहा गया है। ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त यानी ये पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है। पृथ्वी को जैसे सेब को बीच में से काट देते हैं, उसी तरह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विषुवत वृत्त के द्वारा विभाजित किया गया। ये भी एक काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक नहीं है, ये भी एक काल्पनिक ही है। इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। अब विषुवत रेखा जो इस लाइन ने क्या किया, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, बराबर भागों में। तो ये जो उत्तरी हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और ये जो दक्षिणी हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, कोई वास्तविक नहीं है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखो, अब ये विषुवत वृत्त है, इसके समांतर ऊपर और नीचे ये हो गया सबसे बड़ा अक्षांश, यही है विषुवत वृत्त। इसके समानांतर ये, इसके समानांतर ये, और इससे समानांतर ये। ऐसे ही सेम डिट्टो कॉपी क्या है, नीचे है, दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में, दोनों में है। तो ये क्या कहलाते हैं, जो विषुवत वृत्त के समानांतर हैं, इसके जो ये समानांतर जो अक्षांश हैं, ये क्या कहलाते हैं, समानांतर जो रेखाएं हैं ये अक्षांश कहलाती हैं। इसे हम अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश की परिभाषा पूछे तो आप बता देंगे। आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, मतलब जो है 0 डिग्री है, जो है 0 डिग्री है। ठीक है, मतलब कि इसको हम डिग्री में नहीं मापते, इसे हम अंश में मापते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है। अक्षांश को हम अंश में मापते हैं। तो विषुवत रेखा क्या है, यह 0 डिग्री अंश है। ठीक है, यह विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश, या फिर 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। अक्षांश ये रहा, ये जो है ये 90 डिग्री उत्तरी अंश है, और जो इसके नीचे है वो 90 डिग्री दक्षिणी अंश है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि विषुवत वृत्त के ये जो ऊपर की जितनी रेखाएं हैं समानांतर, ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी तथा जो ये विषुवत रेखा के नीचे हैं ये सभी दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिणी को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण जो अमेरिका में पड़ता है में बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। अब अक्षांश तो एक ही है लेकिन इनके गोलार्ध क्या है, ये अलग अलग हैं। लेकिन चंद्रपुर जो है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री अंश, या डिग्री नहीं है अंश है, क्योंकि अक्षांश की बात हो रही है तो अंश बोलेंगे।
चंद्रगुप्त सॉरी चंद्रपुर क्या है वो 20 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश पर यानी उत्तरी गोलार्ध में है तथा बेलो होरिजोंटे जो है वह 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखो ये सबसे बड़ा अक्षांश है, मतलब कि विषुवत वृत्त जो है इसका ये जो अक्षांश है जो 0 डिग्री अक्षांश है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। अब इससे ऊपर का अक्षांश जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री है ये उत्तरी गोलार्ध में, इसकी जो लंबाई है वह इसकी लंबाई से कम है। इसी तरह इसकी लंबाई से कम है और आगे जाएंगे हम तो ये जो अक्षांश है इसकी लंबाई इनसे भी ज़्यादा कम है और इसी तरह इसकी लंबाई इनसे भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो अक्षांशों की जो लंबाई है यह ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घटती जाती है। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश ज्ञात कर सकते हैं। तो यह फैक्ट है एक तरह का, आप याद रखें इसे। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, अब अक्षांश जो रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर ये वाली हैं, अब इसी पर सारी बात होगी। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री या 0 अंश, उत्तर ध्रुव 90 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। देखो ये 3 बता दी गई पहले आपको, ये वाली बता दी गई है और ये वाली, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है और भी हैं आगे अक्षांश रेखा में बात हो रही है, ये 3 ही नहीं है और भी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, 23.5 डिग्री अक्षांश है कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, यानी मकर रेखा का मतलब है कि जो मकर रेखा है वो क्या है, वो दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी है। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री है उत्तर में, उत्तर ध्रुव वृत्त है तथा विषुवत रेखा के 66 डिग्री अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो इसे आप ऊपर देख लें, ये रहा। अक्षांश के बारे में बात हो रही है, पहला अक्षांश ये है 0 अंश है, फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में आता है, फिर इसके आगे आता है 66 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और इसके बाद 90 आता है। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री है, उसके बाद 66 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त आता है और उसके बाद 90 है। तो इतने भागों में अक्षांश को बांटा गया है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी पर जो उष्ण है, जो उष्ण क्षेत्र है वो अलग अलग है, कहीं पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये कटिबंध है, इसके बारे में जानेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। अब ऊपर देखिए डायग्राम में, देखिए ये क्या है, ये कर्क रेखा है और ये है हमारी मकर रेखा। इसके बीच बीच में जितने भी अक्षांश पाए जाते हैं इस पर वर्ष में सूर्य क्या होता है, एक बार सभी अक्षांशों पर एक बार बिल्कुल सीधा पड़ता है, जो उसकी रोशनी सीधी पड़ती है। उसके उन अक्षांशों के ऊपर, सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार, हर अक्षांश पर एक बार ऊपर होता है क्या, सूर्य। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बीच के जितने भी अक्षांश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इतने इतने एरिया को, जहाँ इतने इतने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। कटिबंध पर क्वेश्चन आ जाए कि कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं, कटिबंध कितने होते हैं, तो पृथ्वी पर कटिबंध 3 ही है। पहला कटिबंध आपको समझ आ गया, ये उष्ण कटिबंध की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं
उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब इसे कैसे समझेंगे, तो डायग्राम में जाते हैं दोबारा हम। मैंने आपको बताया कि ये जो इतना इतना है ये तो है उष्ण कटिबंध। आपका उष्ण कटिबंध कंप्लीट हो गया। अब कर्क रेखा के ऊपर और उत्तरी ध्रुव वृत्त तक इतना इतना एरिया और इसी तरह डिट्टो कॉपी नीचे मकर रेखा से नीचे और दक्षिण ध्रुव वृत्त से ऊपर, ये जो इतना इतना क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य कभी भी सीधे किसी भी अक्ष पर नहीं चमकता, इसलिए जहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं इस एरिया में उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच में और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में इस एरिया में क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी ना पड़कर मध्यम मतलब कि तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो उसी उष्ण कटिबंध की तुलना में मध्यम प्राप्त होती है दोनों ही क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी गर्मी, इसके बाद इसमें और इसमें थोड़ी कम होगी, और जहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है जहाँ पर बिल्कुल ही बर्फ जमी है। ठीक है, अगला कटिबंध देखते हैं। 3 कटिबंध है ना पृथ्वी पर, तो हमने 2 देख लिए। अब अगला कटिबंध हम देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि जहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो अगला कौन सा कटिबंध है, अगला शीत कटिबंध है। डायग्राम में देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पर दक्षिणी शीत कटिबंध रहता है और यहाँ पर भी उत्तरी शीत कटिबंध रहता है, यानी दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच में और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच में कभी भी सूर्य यहाँ क्षितिज से आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए जहाँ सूर्य की जो रोशनी है, जो उसकी ऊष्मा है, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो 3 कटिबंध आपको समझ में आ गए। पहला उष्ण कटिबंध है जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बीच का एरिया है, और फिर शीतोष्ण कटिबंध है जो उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच का एरिया तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का एरिया है। इसी तरह आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा अगला जो कटिबंध है वो शीत कटिबंध है, जो कि दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच का एरिया तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तर ध्रुव के बीच का एरिया है। तो 3 कटिबंध हैं पृथ्वी पर, वो आपको समझ आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इधर साइड में दिखाया गया है कि पृथ्वी पर जो शीतोष्ण कटिबंध जो एरिया है वो ज़्यादा है उष्ण कटिबंध से, क्योंकि जब किसी भी आप कोई भी वस्तु ले लो, उस पर आप टॉर्च से आप उस पर रोशनी मारो, जहाँ टकराओ, तो क्या होती है कि कम एरिया वो घेरती है। जैसे कि ये टॉर्च पर प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र को पर फैलता है। अब सीधी सतह पर क्या होता है, अभी टॉर्च का जो प्रकाश है वो तेज तो होता है, ऊष्मा ज़्यादा तो प्राप्त होती है, लेकिन क्या होती है, कम एरिया में प्राप्त होती है, जैसा कि जहाँ दिखाया गया है। लेकिन यदि आप इसे तिरछी करोगे तो क्या होगा, अभी तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र जो कटिबंध घेरता है वो शीतोष्ण कटिबंध है। आगे चलते हैं देशांतर। आपको इसमें फैक्ट है कि जो अक्षांशों की लंबाई है वो किसी भी अक्षांश की लंबाई समान नहीं है, सभी अक्षांशों की लंबाई अलग अलग है। अब देशांतर क्या है, देशांतर की लंबाई पृथ्वी का कोई भी अक्षांश देशांतर ले लो आप, इसकी लंबाई समान ही होगी, बस उसके बीच की दूरी कम होगी ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए। जैसे कि ये जो अक्षांश है, अक्षांश क्या होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हैं वो होते हैं अक्षांश। ये अक्षांश है वो जो पीछे आपको ऐसे बीच में पृथ्वी को काटते हुए अलग अलग हिस्सों में दिखाए गए थे, वो क्या थे, वो अक्षांश थे। अब जो देशांतर हैं इनकी जो लंबाई है वो हर एक देशांतर की लंबाई समान ही होती है, लेकिन इनके जो बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, वो घटती जाती है ध्रुवों की तरफ जाते हुए। जैसे जे आप देशांतर ले लो,
इन दो देशांतरों के बीच की दूरी जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, अब थोड़ा ऊपर ध्रुव की ओर जाओगे तो और घटती जाएगी, और अब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओगे तो और घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब जो दोनों ऊपर जाकर उत्तरी ध्रुव पर मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे अक्षांश होते हैं उनकी लंबाई समान नहीं होती, लेकिन उनके बीच की दूरी समान होती है, परंतु जो हमारे देशांतर होते हैं इनके बीच की दूरी समान नहीं होती, लेकिन इनकी जो लंबाई है वो क्या होती है, वो समान होती है। अब देशांतर क्या है इसको समझते हैं। अक्षांश आपको समझ में आ गया। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशन द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं। आगे आपको समझ आएगा, अच्छे से आ जाएगा आपको समझ। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, अब देखो जो हमारा अक्षांश था उसे अंश में मापा जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रत्येक अंश को जो जहाँ पर अंश है पहले देशांतरों को अंश में मापा जाता है, फिर जो अंश है उसको किस में मापा जाता है, तो उसको मिनट में मापा जाता है, और मिनट को सैकड़ में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। देशांतरों की बात हो रही है, अक्षांशों की नहीं हो रही है। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि ये जो अक्षांशों के बीच की दूरी है जो ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए क्या होती जाती है, घटती जाती है, तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरी ज्यामिति आपस में मिलती हैं। ठीक है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पृथ्वी के सभी देशांतरों की लंबाई समान है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है। जैसे कि हमने जो हमारे अक्षांश है उसको हमने विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश या 0 अंश अक्षांश में, फिर उसको 23.5 डिग्री कर्क रेखा के रूप में, फिर दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा के रूप में, फिर उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तरी जो शीतोष्ण क्षेत्र 66.5 डिग्री अक्षांश में मापा, और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में हमने उसे 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आदि में मापा। अब हमने अक्षांश को इस तरह विभाजित कर दिया, लेकिन हम देशांतर को इस तरह विभाजित नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच की तो उनकी लंबाई भी कम थी। ठीक है, इसलिए हमने उनको अक्षांश को विभाजित कर दिया लेकिन देशांतर को विभाजित नहीं कर पाते, इसलिए ये हमारे सामने मुख्य समस्या थी। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। अब कोई इनकी लंबाई समान ही थी सभी देशांतरों की, तो यह समस्या थी कि किसको समय का निर्धारक माने, किस देशांतर को समय का निर्धारक माने। तो सभी देशों ने निश्चय किया कि हम इंग्लैंड से ग्रीनविच जो है वहाँ जो इंग्लैंड से जो लंदन की वेधशाला पड़ती है उसको हम 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्य में मानक समय मान लेते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। तो आपको पता होगा कि देशांतरों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी पर सारे जो देशांतर हैं वो 360 हैं। ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसे हमारी विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, उसी प्रकार जो लंदन से गुजरने वाली जो हमारी मानक समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर, वो पृथ्वी को समान 2 भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही रेखा पर स्थित हैं।
अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं देशांतरीय ज्यामितियों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, ये जो ऊपर दिखाए गए हैं आपको, ठीक है, ये बने हुए ना, ये इसकी बात हो रही है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति बताता है। तो पृथ्वी पर किसी भी देश या क्षेत्र विशेष की स्थिति को अंकित करने के लिए हमने अक्षांश एवं देशांतर रूपी काल्पनिक रेखाओं का सहारा लिया है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ढ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द वैध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो अब आगे दिखाया गया है ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। ये इंग्लैंड से गुजरती है, जो ये ग्रीनविच से, ये इंग्लैंड की वेधशाला, इंग्लैंड से लंदन की वेधशाला से गुजरती है। ये है हमारी क्या, देशांतरीय रेखा, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, यह है हमारी, ठीक है। और यहाँ पर जो समय होगा, इस समय से आगे हमारा समय होगा हमेशा। हमारा जो भारत है जो है इंग्लैंड के लंदन से क्या है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। और ये क्या है, ये पीछे है, ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो ये जो हमारा समय होगा ये आगे होगा, इसलिए इन सभी बिंदुओं को प्लस में दिखाया गया है, और ये पीछे होगा इसलिए इन सब बिंदुओं को माइनस में दिखाया गया। आपको जो आगे समझ आ जाएगा। ये देखो जो आपने पीछे जो आपको बताया था 1, 2, 3, 4 और कै ख ग ढ में बांटा है। फिर जो ये बिंदु जहाँ पर अक्षांश, ये अक्षांश है, ये देशांतर है, जहाँ पर काटते हैं उसे एक ए वृत्त, बी वृत्त, स वृत्त, ध वृत्त, द वृत्त में बांटा गया है। इन बिंदुओं पर स्थिति हम निर्धारित कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त एक है उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखो जो स्थान जो उत्तरी गोलार्ध में ये बांटा है इसको, तो जो हमारा ए जो स्थान है, ए स्थान है, ए क्या स्थान का नाम है, जो है हमारा उत्तरी अक्षांश है और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन सा स्थान, ए स्थान। ये आपको एक चार्ट की मदद से समझाया गया है आसान भाषा में। अब देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जैसा कि प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वज हैं वो ऐसे समय निर्धारित भी करते थे। जो दोपहर में सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। छाया की बात हो रही है, परछाई की बात हो रही है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी आपको क्या बताया गया पीछे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये है 0 डिग्री देशांतर। जिस समय सूर्य जहां पर चमकेगा उस समय पृथ्वी के जो इस अक्षांश के 0 डिग्री अक्षांश के सभी स्थान हैं, तो इसमें कितने स्थान आते हैं, जैसे अफ्रीका का भी कितना बड़ा क्षेत्र आता है, यूरोप का भी हिस्सा काफी आता है, इंग्लैंड लंदन भी आता है इसमें। तो इन सभी पर क्या होगा, यहाँ पर जब इस पर सूर्य ऊपर होगा इस रेखा के, तो सभी स्थानों पर यहाँ दोपहर होगी। यह बात वहाँ पीछे बताई जा रही है। अब आपको समझ आ गई होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अंत वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया डायग्राम में, वो प्लस में होगा, मतलब आगे होगा।
उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, जैसा कि डायग्राम में माइनस में दिखाया गया है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती। देखो 360 डिग्री कुल है, 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। अब 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 360 क्या है, ये 360 डिग्री है और 1 डिग्री पूरा करने में जो है 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री का चक्कर लगाने में जो है 4 मिनट लेती है हमारी पृथ्वी, 24 घंटे में पूरा चक्कर कर देती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 15 पूर्व में समय होगा। 15 इंटू 4 कर दो आप, तो कितना होगा, 60 मिनट, यानी 1 घंटा। पूर्व में बात हो रही है, यानी हमारा जो देश है पूर्व में है, तो हम क्या है, इंग्लैंड से आगे हैं, मतलब कि ग्रीनविच से आगे हैं, तो हम क्या होंगे, 1 घंटा आगे होगी, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। ठीक है, जैसा कि पता है कि इंग्लैंड से या ग्रीनविच से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हम प्लस में, हम पूर्व में पढ़ते हैं इसलिए। अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। जब वहाँ 12 बजेंगे तो हमारे जहाँ 1 बजा होगा, यानी हमारा समय क्या होगा, हमारा समय आगे होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होगा। मैं आप ऊपर आपको डायग्राम में माइनस में दिखाए गए, तो वो क्या होगा, वो माइनस में होगा, यानी 1 घंटा पीछे होगा। वहाँ क्या होगा, अभी 11 ही बजे होंगे। तो जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री आप घटाओ, 15 डिग्री आप आगे जाओगे, पूर्व की तरफ जाओगे तो 1 घंटा आगे हो जाएगा, यानी 1 बजा होगा हमारे इधर पूर्व की तरफ। जब पीछे जाओगे, पश्चिम की तरफ जाओगे, तो आपको 15 डिग्री पर जाकर 1 घंटा घटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वह क्या है, ग्रीनविच रेखा से पीछे है, तो उसका समय हमें घटाना पड़ेगा। वहाँ क्या बजेंगे, वहाँ 11 ही बजेंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी, यानी जो सबसे, जब जो ग्रीनविच देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, इस पर 12 बजेंगे, तो जो पीछे है वहाँ पर 12 रात्रि के बजे होंगे, वहाँ पर मध्य रात्रि होगी। जो पिछला पिछला सबसे एंडिंग जो देशांतर है उस पर बात हो रही है, वहाँ पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी, मतलब रात के 12 बजे होंगे, जब जहाँ इंग्लैंड में ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। किसी भी समय पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर ज्यामिति पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अब जरूरी है मानक समय मानना, क्यों जरूरी है, अलग अलग याम्योत्र पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अब स्थानीय समय तो हमें पता चल गया, अभी वहाँ का स्थानीय समय क्या होगा। अब जैसे अभी आपने ऊपर उदाहरण लिया कि याम्योत्र पर जब 12 बजेंगे, तो 12 क्या है, उसका स्थानीय समय है। ठीक है, अब तो अब क्या होगा, अभी अब 15 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो 1 घंटा आगे आगे हो जाएगा, तो क्या है, अब 15 के पश्चिम जाएंगे 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 11 बज जाएंगे, और पूर्व में क्या बज जाएगा, 1 बज जाएगा। तो सभी का स्थानीय समय समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इससे समस्या उत्पन्न नहीं होगी, मतलब कि पूरे देश के एरिया में एक ही समय को मानक मान ली जाएगी। इस याम्योत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व ये जो है ये है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, को मानक याम्योत्र माना गया है। इस याम्योत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे।
भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, यानी 2 बजे के बाद शुरू हो गया। पूर्वाह्न का मतलब है कि पहले 12 बजे से पहले, और 2 बजे अपराह्न का मतलब है कि 12 बजे के बाद, यानी 2 बजे तक के बाद। ठीक है, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा तो 7:30 क्यों किया? अब वहाँ पर 2 बजे शुरू होगा, तो भारत क्या है, लंदन से क्या है, इंग्लैंड से क्या है, 5.5 घंटे 0 डिग्री देशांतर से आगे है, तो इसमें आप करो ऐड समय, तो इतना समय आ जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटे आप 2 में जोड़ोगे तो 7:30 आगे ना, इतने बजे भारत में शाम को शुरू होगा और देर रात्रि तक समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा जहां का समय ग्रीनविच समय के 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, क्योंकि रूस कितना बड़ा एरिया है तो वहाँ पर 11 समय मानक को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो अब 15 डिग्री देशांतर मान लीजिए, तो इससे 360 डिग्री पूरा हो जाएगा और 24 घंटे भी पूरे हो जाएंगे और पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी। आगे क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार बताना है। हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान है। इसका आंसर आप ये दे सकते हैं। दूसरा है, ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो 23.5 डिग्री है, जैसा कि आप जानते हैं। पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन कौन से हैं? ताप कटिबंध। तो पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध तथा तीसरा शीत कटिबंध, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती और उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? तो कर्क रेखा पर मकर रेखा, कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसका आंसर आप यह दे सकते हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। इसका आंसर आप यह देंगे। प्रमुख याम्योत्र का मान क्या है? तो वो 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है दक्षिण गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों रेखाओं में देशांतरी याम्योत्रों का जाल है। आगे खाली स्थान भरो। तो मकर रेखा क्या है? मकर रेखा 82 डिग्री है। भारत का मानक याम्योत्र 82 डिग्री समय है पूर्व, 82 डिग्री पूर्व, और 0 डिग्री याम्योत्र प्रधान मध्य में रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, जैसे कि आपको पीछे बताया गया है। उत्तर ध्रुव व्रत गोलार्ध में स्थित, डैश गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर ध्रुव व्रत जो है, उत्तर ध्रुव व्रत कहाँ स्थित होगा? उत्तरी ध्रुव में स्थित, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। ठीक है, और जो दक्षिणी है वो दक्षिण में स्थित होगा। ठीक है,
इस तरह हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। अब हम आगे इसके क्या करेंगे, नोट्स कंप्लीट करते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष की परिभाषा यह है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांशों को अक्ष में मापा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश रेखाएं उत्तर व दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल में खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएं उत्तर तथा दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल में खींची गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं 90 हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाएं 90 हैं। 90 90 180 होगी। पृथ्वी पर विषुवत रेखा को मिलाकर 181 रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है और सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। पहले गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। इसे आप क्रम में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा के समीप हमारे यहाँ 2 शहर हैं। पहला गुजरात का गांधीनगर है, दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सर्वाधिक लंबाई जो है कर्क रेखा की वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश भी है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क के बिल्कुल समीप स्थित है, अर्थात रांची कर्क रेखा पर स्थित है। तो पूछ ले भी किस भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो वो रांची की है, यानी झारखंड की। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध यानी शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत व दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव व्रत व उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत तथा दक्षिण ध्रुव, ये गलत लिखा है, तो उत्तरी है दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब आगे है देशांतर। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ठीक है, सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। देशांतरों की कुल संख्या 181 है, आपको पता होगी। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। 360 कुल देशांतर रेखाएं हैं।
तो कुल कितनी होगी? कुल देखो पूर्व में भी 180 हैं और पश्चिम में भी 180 हैं, तो कुल कितनी होगी? कुल होगी हमारी 360। और जो हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हैं 90 और 90, और एक मिला दो विषुवत बीच वाली, तो उसकी गणना करने से तेज है। तो 360 कितनी रेखाएं हमारी कुल देशांतर रेखाएं हैं, और 181 जो हैं हमारी वो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर और समय, ग्रीनविच यानी ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण ग्रीनविच से पूर्व में जो स्थान है उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ये आपको समझा गया होगा चैप्टर में। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 24 घंटों में 360 डिग्री कवर करती है, तो 1 घंटे में 360 बटा 24 घंटे, तो 24 घंटे मतलब 15 डिग्री कंप्लीट करेगी, और 15 डिग्री 60 मिनट में पूरा करती है। और 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने में करेगी? तो फिर हम 60 मिनट बटा 15 कर देंगे, 15 डिग्री कर देंगे, 60 मिनट बटा 15 डिग्री, तो 1 डिग्री 4 मिनट में करेगी। 1 डिग्री पूरा 1 डिग्री घूमेगी पृथ्वी, 360 डिग्री कुल है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी, पूर्व से पश्चिम घूमने में पृथ्वी, नहीं पश्चिम से पूर्व में घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लगे। एक अक्ष पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतर तक है। ये भारत का विस्तार है, कुल भारतीय क्षेत्रफल का विस्तार 30 डिग्री देशांतर है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट हैं सारे के सारे। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारतीय मानक याम्योत्तर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपको क्रमवाइज याद रखना, जैसे आपने कर्क रेखा का याद रखा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत का समय ग्रीनविच समय से तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आपको पूरा कम समझ आया होगा। इस चैप्टर को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आराम से आपको समझाया गया है। आप ध्यान से एक बार वीडियो को आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको बार बार वीडियो देखने की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं और इस चैप्टर की विषय वस्तु आपको आराम से समझ आ जाएगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।